नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। साथ ही पटना एम्स की दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। चुनावी राज्यों में प्रचार हुआ तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में करेंगे चुनावी रैली। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी यात्रा आज भी रहेगी जारी। तेलंगाना की चुनावी रणनीति पर भाजपा कोर ग्रुप की भी बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर के दौरे पर अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूत ने हमले को बताया 9/11 से भी बड़ा। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक आज पहुंचेंगे इजराइल, नेतन्याहू से करेंगे बातचीत। और आईसीसी विश्व कप में आज पुणे में भिड़ेंगी भारत और बांग्लादेश की टीमें। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। वहीं बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वो विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी। बाद में राष्ट्रपति पटना लौटेंगी और शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। समारोह के बाद राष्ट्रपति पटना राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कल राष्ट्रपति गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। साथ ही बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की प्रमुख फसल मक्का से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश की जीवाश्म ईंधन और
ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भरता कम करने, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की भी नियुक्ति की है। इंदुसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। वो सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल होंगे। रघुवर दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा के बाद अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही विजय भेरी यात्रा भी करेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना की चुनावी रणनीति पर भाजपा कोर ग्रुप की भी आज अहम बैठक होनी है। किसानों के लिए त्योहारों के मौसम में अच्छी खबर आई है। दरअसल सरकार ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का अहम फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2024-25 के लिए तिलहन और सरसों की एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जबकि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद में गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। मसूर के समर्थन मूल्य में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में लद्दाख में सोलर पावर के ट्रांसमिशन लाइन को भी मंजूरी दी है। लद्दाख में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस सौर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन जरूरी होगी, जिसे देखते हुए लद्दाख से हरियाणा के कैथल मेन ग्रिड तक लाने के लिए 713 किलोमीटर 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने साल 2022-23 के लिए रेलवे के नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने की भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी राहत की खबर है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़त को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता अब 42 की जगह 46% हो गया है। महंगाई भत्ते और राहत में इस बढ़त से सालाना बोझ 12,857 करोड़ बढ़ेगा। इसका फायदा 48.67 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और को होगा। वहीं वियतनाम के सफल दौरे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वहीं भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। गौरतलब है कि भारत सिंगापुर संबंध को 2015 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था और तब से द्विपक्षीय सहयोग की तीव्रता में भी काफी वृद्धि हुई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए ब्राजील के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत सर्जियो फ्रेंका डेनिस ने बताया कि पक्ष में 12 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 1 वोट पड़ा। इसके अलावा 2 देश अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परिषद के एक स्थायी सदस्य के नकारात्मक वोट के कारण ब्राजील के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कई दशकों के बाद इजराइल पर अब तक का सबसे बर्बर और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जो अमेरिका में हुए 9/11 से भी बड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये परिषद पहले ही भूल चुकी है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के फोटो और वीडियो हर इजरायली के दिमाग में बस गए हैं। हमास आतंकियों ने इजराइल पर आक्रमण किया और 1400 निर्दोष इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी और महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच गजा में युद्ध विराम का आग्रह करते हुए यहूदी प्रदर्शनकारी यूएस कैपिटल के अंदर तक पहुंच गए। यूएस कैपिटल हिल पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। सुनक ने अपनी यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि हमास के भयावह कृत्य के बाद कई लोगों की जान चली गई है। हर एक नागरिक की मौत एक त्रासदी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गजा अस्पताल पर मंगलवार को हुए घातक विस्फोट के बाद दुनिया भर के नेताओं को संघर्ष की खतरनाक स्थिति से बचने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा ऋषि सुनक गजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का भी आग्रह करेंगे। और अब बात खेलों की करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2023 में अपनी चौथी जीत की तलाश में आज मैदान में उतरेगी। टूर्नामेंट में अपने चौथे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मेजबान भारत विश्व कप में जीत के रथ पर सवार है। अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। उसके बाद अफगानिस्तान को 8 विकेट से और फिर पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। और साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि का आज 5वां दिन है। देश के हर कोने में मां दुर्गा के 9 दिन के उत्सव को आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आज सुबह आरती की गई। आज देवी मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। तो नवरात्र के दौरान गरबा खेलकर भी उनके प्रति आस्था इस वक्त जताई जा रही है। राजकोट में महिलाओं ने सर पर अग्नि लेकर गरबा खेला, देखने वालों की आंखें भी चौंधिया गईं।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।